हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास सी एस सी टी में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। कौन सा? लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी फंडामेंटल राइट की। किसके बारे में बात की थी? फंडामेंटल राइट की। आगे ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है? आगे आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? बात करते हैं। द सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट constituted by the constituent assembly suggested two types of fundamental right. There is a two types of fundamental right. ये कहना चाह रहा है कि जो सब कमेटी है फंडामेंटल राइट की, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उन्होंने दो तरह के फंडामेंटल राइट को सुजेस्ट किया। सुजेस्ट टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले वो राइट्स होते हैं वन विच कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वन विच कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरे कौन से होते हैं? एंड अदर विच बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर कैन नॉट बी एनफोर्स एंड अदर which cannot be and which cannot be enforced in the law. क्लियर? अब बात करते हैं कि दो तरह के फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो फंडामेंटल राइट्स को के लिए सब कमेटी बनाई गई है, वो दो तरह के लोग क्या करती हैं? सुजेस्ट करती है। दो तरह के फंडामेंटल राइट सुजेस्ट करती है। एक वो जो लॉ के द्वारा एनफोर्स होते हैं और दूसरे जो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होते। क्लियर है? लेटर ऑन हाउएवर द फॉर्मर वर पुट अंडर द हेड ऑफ फंडामेंटल राइट। इसको क्या बोला जाता है? इनको फंडामेंटल राइट एज अ पार्ट 3 विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इनको जो है पार्ट 3 के अंदर, इनको जो है पार्ट 3 के अंदर किया जाता है। और पार्ट 4 जो होता है एंड द लेटर वर पुट सेपरेटली इन द फॉर्मर, जो है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स होते हैं वो पार्ट 3 के अंदर है, और जो क्या है पार्ट 4 के अंदर, जो बाद में डिस्कस होते हैं पार्ट, वो किस में है? पार्ट 4 के अंदर। ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं और इनको बोला जाता है पार्ट 4 के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके अंदर वो फंडामेंटल राइट आते हैं इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर, वो फंडामेंटल राइट आते हैं जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होते। क्लियर है? समझ आ गई? ये इसके बारे में बात करता है। अब बात करते हैं आगे। आर्टिकल इंक्लूड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to 51। अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करूं, अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करूं, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 36 to 51। अगर मैं बात करूं किसकी? आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 of the constitution, article 36 to 35 contain certain
डायरेक्टिव विच आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री। आर्टिकल जो मैं पार्ट 4 की बात कर रहा हूँ, जो ये पार्ट 4 है, इसके अंदर कौन कौन कहाँ से लेके कहाँ तक के आर्टिकल है? इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 के आर्टिकल, जिसके अंदर काफी सारी क्या है? डायरेक्टिव्स है। क्या है? डायरेक्टिव्स है, जो बताती हैं गाइडलाइंस, जो क्या देती हैं? गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस देती है किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस देती है कि किस तरह से गवर्नमेंट लीड करेगी कंट्री को। ये क्या देती हैं? ये गाइडलाइंस देती हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह से गवर्नमेंट कंट्री को लीड करेगी। आर्टिकल 37 प्रोवाइड दैट द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। जो ये प्रोविजंस हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये किसके द्वारा एनफोर्स नहीं होंगे? ये एनफोर्स नहीं होंगे कोर्ट के द्वारा। बट द प्रिंसिपल देयरिन लेड डाउन आर नेवरदलेस fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making the law. Directive however different from the fundamental right। ये डायरेक्टिव जो होती हैं, ये क्या है? ये डिफरेंट है किससे? फंडामेंटल राइट। जो ये डायरेक्टिव है पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट की बात होती है। जो पार्ट 3 हमने ऊपर पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी वगैरह, ये जो काफी तरह के राइट हमने पढ़े, ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स होते हैं। लेकिन पार्ट 4 के अंदर कुछ राइट्स आते हैं, कुछ डायरेक्टिव्स आती है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं होती। क्लियर है? ऑर्डिनरी लॉ और लैंड इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब क्या है? जो ये डायरेक्टिव्स है, ये किसके रिगार्डिंग है? जो ये डायरेक्टिव्स हैं, ये किसके रिगार्डिंग है? डायरेक्टिव आर नोट्स एनफोर्स इन द कोर्ट। जो डायरेक्टिव होती हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं होती। डायरेक्टिव्स आर नॉट एनफोर्स इन द कोर्ट एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिफिएबल राइट इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल। और वो किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में कोई जस्टिफिएबल राइट क्रिएट नहीं करता। क्लियर है? पहला क्लियर है? आगे बढ़। डायरेक्टिव रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंट बाय द लेजिस्लेशन। जो डायरेक्टिव है वो रिक्वायर है, जरूरी है, टू बी इम्प्लीमेंट बाय द लेजिस्लेशन। किसी लॉ के द्वारा अगर हम किसी डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करें तो वो क्या है? जरूरी है। एंड सो लॉन्ग हैज देयर इज नो लॉ कैरी आउट द पॉलिसी लेड आउट इन द डायरेक्टिव, नाइदर द स्टेट नॉर द इंडिविजुअल कैन वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्टिव पर से, डायरेक्टिव पर से do not confer upon or take away any legislative power from the appropriate legislation. The court cannot declare any law void on the ground that it contravenes any of the directive principles. The court are not competent to compel the government to carry out any directive or to make any law for that purpose. And the fourth, क्या कहना चाह रहा है? कि पहले तो ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्टिव को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जाएगा, डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा लेजिस्लेशन के द्वारा। डायरेक्टिव पर से डू नॉट कंफर और टेक अवे एनी लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। जो डायरेक्टिव होती है वो ना तो कोई पावर कंफर करती, ना ही वो किसी पावर को टेक अवे करती फ्रॉम एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ वॉइड। लॉ जो है, कोर्ट जो है किसी भी लॉ को वॉइड नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्ट्रावेन एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किस ग्राउंड के बेसिस पे, किस रीजन के बेसिस पे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कॉन्ट्रावेन हुआ है, इस रीजन के बेसिस पे कोर्ट किसी लॉ को क्या नहीं कर सकती? वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। द कोर्ट आर नॉट competent to compel the government to carry out directive or to make any law for that purpose। तो ये आपको देखना है, ये डायरेक्टिव्स की क्या है? डायरेक्टिव्स की ये फीचर्स है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी होती है? स्टेट की। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट।
डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन इसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव गाइडलाइंस। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन्यूमरेटेड बिलो। पहला, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। पहला डायरेक्टिव क्या है? जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो सिक्योर करेगी, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी सोशल ऑर्डर को फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के हित की बढ़ावा देने के लिए, लोगों को हित को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को जो गवर्नमेंट है प्रमोट करेगी। पहला तो ये हो गया। द स्टेट मस्ट स्ट्रीव, हर टाइम, स्ट्रीव का मतलब यहाँ पे क्या है? कोशिश करना। द स्टेट मस्ट स्ट्रीव to promote the welfare of people by securing and protecting as the effective as it may a social order in which justice, social, economic and political should inform all the institution of the national life. The state shall particularly strive to minimize the inequality in income and endeavor to eliminate inequality in the statute, facility, opportunities. कि भाई गवर्नमेंट ट्राई करेगी, कोशिश करेगी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को खत्म करने में, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस को खत्म करने में, फैसिलिटीज को खत्म करने में, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करने में गवर्नमेंट पहले क्या करेगी? पूरी क्या करेगी? कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अब ये क्या आ रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो गवर्नमेंट की कुछ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है, उनको क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। द स्टेट पर्टिकुलर मस्ट डायरेक्ट इट इज पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिटी। अब किस किस के रिगार्डिंग होगा? नंबर 1, that the citizen, the man and the woman equally have the right to an adequate means of livelihood. चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, उन सबके पास क्या होगा? इक्वल राइट होगा जीने का। That the ownership and control of material resources of the community are so distributed as the best to serve the common goods. ये कहना चाह रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। That the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जो इकोनॉमिक सिस्टम के ऑपरेशन होंगे, उनका जो डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन, कि भाई जो ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होंगे उनका क्या होना चाहिए? वेल्थ के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल पे ऑफ फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन एंड वुमेन एंड मैन के लिए इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल वर्क होना चाहिए। उसके बाद दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड द चिल्ड्रन इज नॉट अब्यूज्ड। वर्कर की हेल्थ को और स्ट्रेंथ को अब्यूज नहीं किया जाएगा, चिल्ड्रन की वर्क हेल्थ के साथ अब्यूज नहीं किया जाएगा। सिटीजन आर नॉट फोर्स बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर अ वोकेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। किसी भी सिटीजन को आप फोर्स नहीं करोगे उनकी कि कोई भी ऐसा काम करने से जो उनकी एज और उनकी स्ट्रेंथ के खिलाफ हो। That childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.
जो चाइल्डहुड है, बच्चे हैं, जो यंग है, उनको आप शोषण नहीं करोगे। उनका क्या नहीं करोगे? शोषण नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। The state shall secure that operation of legal system promote justice on the basis of equal opportunity। ये कहना चाह रहा है कि भाई लीगल सिस्टम को प्रमोट करना जस्टिस को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल क्या देना? न्याय देना। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड, और सबको फ्री कानूनी सहायता प्रोवाइड करना बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, ये करना। द स्टेट मस्ट टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड अनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट। स्टेट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी। Within the limit of economic capacity and development of state must take effective provision for securing the right to work, right to education, right to public assistance in case of unemployment, old age, etc. Provision must be made for the just and human condition of work and maternity relief. The state must endeavor to secure living wage and good standard of life of worker। कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी, कोशिश करेगी कि वो क्या कर सके, जो वर्कर हैं उनको एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दी जा सके, उनको एक अच्छा वेज दिया जा सके। द स्टेट मस्ट टेक स्टेप बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द इंडस्ट्री। ये कहना चाह रहा है कि भाई गवर्नमेंट स्टेप लेगी बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, एक अच्छे लॉ के द्वारा, और इन एनी अदर वे सिक्योर करेगी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। द स्टेट मस्ट एंडेवर टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू ऑल द सिटीजन। कि भाई गवर्नमेंट कोशिश करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है? आगे बात करते हैं। The state must promote the education and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other area। ये सारे आपको काम करने हैं। तो आप यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी आपके पास चल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ फंडामेंटल ड्यूटी होती है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, बात करते हैं। क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है? आर्टिकल 51A इम्पोज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। द फंडामेंटल ड्यूटी आर, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का पालन करना, रिस्पेक्ट करना हमारे आइडल्स को, इंस्टीट्यूशन को, हमारे नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, क्या करना? उसका रिस्पेक्ट करना। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भाई जो हमारे नोबल आइडियाज थे, उच्च विचार थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, जिनकी वजह से हमारे जो कि इंस्पायर्ड हुए। कब इंस्पायर्ड हुए? जब फ्रीडम के टाइम पे हमारा भारत स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम पे जो नोबल आइडियाज आए, आइडियल्स थे जो हमारे, उनको क्या करना? फॉलो करना। जो जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, काफी सारे जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उनको चेरिश करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको फॉलो करना। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी को, एकता, अखंडता एंड संपन्नता, उसकी क्या करना? प्रोटेक्ट करना। डिफेंड करना कंट्री को एंड रेंडर करना नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। कंट्री के फेवर में हमेशा रहना, जब भी आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए, देश की सेवा करने के लिए बुलाया जाए, तो साथ के साथ आना। प्रमोट करना हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? तो ऑल द पीपल ऑफ इंडिया में क्या करना? प्रमोट करना हार्मोनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, वैल्यू करना एंड प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉमन कल्चर। हमारे कॉमन कल्चर की रिच हेरिटेज को क्या करना? वैल्यू करना, हमारे उसकी कॉमन हेरिटेज को प्रिजर्व करना। प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, लाइक फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन चीजों के लिए।
डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्क्रिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को एंड टू अब्यूज वायलेंस, एब्यूज वायलेंस, स्ट्रीव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, कोशिश करना एक्सीलेंस लाने की इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nation constantly rise to the high level of endeavor and achievement. तो ये सारी क्या है, ड्यूटीज है. who is who is parent, guardian to provide opportunity for education to his child, कि भाई हर एक माता पिता, हर एक जो भी गार्जियन है अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे पढ़ाई करने की. तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है. ये सारी क्या है, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी है. अब सिटीजन क्या होता है, यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है सिटीजन की. क्या होता है सिटीजन, क्या होता है सिटीजन? सिटीजन, अ स्टेट इज कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन. जो एक स्टेट है वो सिटीजन से मिलकर बनता है. एंड दिस कंपेल अस टू कंसीडर हु शुड प्रॉपरली बी कॉल्ड सिटीजन एंड व्हाट सिटीजन रियली इज. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन होते हैं सिटीजन और एक्चुअल में सिटीजन है क्या. द नेचर ऑफ सिटीजन लाइक दैट ऑफ दिस स्टेट इज क्वेश्चन which is often dispute. There are no general agreement on the single definition. यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस हैं सिटीजन की. यहाँ पे क्या है, अलग अलग डेफिनेशन है. तो यहाँ पे सबसे पहली जो ये डेफिनेशन थी सिटीजन की, ये क्या कहता है, नेशनल सिटीजन रिमेन एन एसेंशियल एंड enduring feature of modern life in terms of politics. In terms of politics, national citizen remain an essential and enduring feature of modern life in terms of politics and elections, welfare state, benefit, all around integration etc. ये कहना चाह रहा है कि भाई नेशनल सिटीजनशिप रिमेन एन एसेंशियल and enduring feature of modern life in terms of politics and elections, welfare state, benefit, all around integrations. अगर आप किसी स्टेट की, किसी देश की, आपको वहाँ के बेनिफिट लेने हैं, अगर आपको वहाँ पॉलिटिक्स में इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, उस कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए. उस कंट्री की क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए. आर्टिकल 5 to 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है हु आर द इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 5 to 9 है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन है इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे इंडियन सिटीजन कौन थे. और जो आर्टिकल 10 है, प्रोवाइड फॉर देयर continuance has citizen subject to the provision of law made by parliament. Article 11 provide by the parliament with power to regulate the right of citizen. आर्टिकल 5 टू लेके 9 तक बात करता है कि भाई कौन थे सिटीजन, हु आर अ सिटीजन, कौन है सिटीजन, कौन होते हैं सिटीजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के लागू होने पे सिटीजन कौन लोग थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, तो उस टाइम पे हमारे इंडियन सिटीजन कौन थे. और जो आर्टिकल 10 है वो बात करता है किसके बारे में, कॉन्टिन्यूएंस हैज सिटीजन, और कौन सिटीजन रहेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, एज पर लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली कौन सिटीजन रहेंगे. आर्टिकल 11 एंट्रस्ट द पार्लियामेंट विद पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन. और आर्टिकल 11 जो है वो एंट्रस्ट करता है, क्या इंटरेस्ट करता है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन. इन अदर वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 11 एक्सप्रेसली लेफ्ट एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन. ये आर्टिकल 11 जो बात करता है वो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन, किस तरह से सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है आपकी. तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की. आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे सिटीजनशिप की बात हम करते हैं, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ
at the commencement of Constitution. Article 5. Article 5 provide that at the time of commencement of Constitution. Article 5 provide that at the time of commencement of Constitution, every person who has his domicile in the territory of India, कोई भी पर्सन जिसका क्या है, कोई भी पर्सन जिसका क्या है, डोमिसाइल है, जो क्या है, इंडिया का रेजिडेंट है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ. आर्टिकल 5 प्रोवाइड दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन every person who has his domicile in India and who was born in the territory of India. पहले तो ये हुआ. दूसरा, either of whose parents were born in the territory of India, या तो वो खुद इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है या फिर उसके पेरेंट्स जो हैं इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए हैं. समझ? या फिर who has been ordinarily resident in India for not less than 5 years immediately preceding the commencement shall be the citizen. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उससे 5 साल पहले, वो उससे पिछले 5 साल में वो इंडिया में रह रहा था, तो उसे क्या कहेंगे, उसको सिटीजन कहेंगे. क्लियर है? अब आता है पार्लियामेंट क्या होती है. अब आता है पार्लियामेंट क्या होती है, उसकी बात करते हैं. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है 3 चीजों से मिलके बनी है. प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति, हाउस ऑफ स्टेट राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा. लोकसभा, हाउस ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल एंड प्रेसिडेंट, इनसे मिलके क्या बनता है, पार्लियामेंट बनती है. द पार्लियामेंट, that there shall be a parliament for the union which shall consist of president, 2 house to be known as council of state and the house of people. president कौन होता है? president shall be elected by the member of electoral college consisting of elected member of both house parliament and elected member of legislative assembly of state. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो प्रेसिडेंट है उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, जिनको हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट क्या करती हैं, इलेक्ट करती है, जिसको लोकसभा के मेंबर और जिनको जो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधानसभाएं होती हैं, है ना, राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. क्लियर है? समझ आ गए? लो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. Article 53 of the Constitution lay down executive power of the Union shall be vested with the President. जो भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल दस बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का. क्लियर है? एग्जीक्यूटिव पावर में बी डिफाइंड हैज द पावर ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट. ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट के बिजनेस को कैरी करने की पावर और किसी स्टेट के अफेयर का एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है. प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाने की पावर,
और किसी स्टेट के अफेयर को एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। एंड इंक्लूडेड विद इन द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेप्टिंग फंक्शन आर वेस्टेड इन एनी अदर अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Various power that are included within the comprehensive expression of executive power। अब प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कौन कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई लॉ को एग्जीक्यूशन करना, लॉ की एग्जीक्यूशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। मिलिट्री की पावर, द कमांड ऑफ आर्म फोर्स, कंडक्ट ऑफ वॉर, कोई भी वॉर कंडक्ट करना है या फिर आर्म फोर्स को कोई कमांड देनी है तो मिलिट्री की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी? द समनिंग ऑफ प्रोरोगेशन, लेजिस्लेटिव पावर। जुडिशियल पावर क्या होती है? ग्रांटिंग पैर्डोन्स, रिप्राइव्स एक्सेट्रा टू द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम। तो ये क्या होती है? दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या होती है? पावर्स होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। कौन कौन सी पावर होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दूसरी मिलिट्री पावर, तीसरी लेजिस्लेटिव पावर, चौथी जुडिशियल पावर। ये सारी किसकी पावर होती है? ये सारी पावर होती है प्रेसिडेंट। ये सारी पावर किसकी होती है? दीज आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पावर टू प्रोग्यूमुलेट ऑर्डिनेंस। Power to promulgate ordinance। The most important legislative power conferred on the president is to formation for the promulgate करना ordinance। ordinance क्या होता है? लॉ कैसे बनता है? लॉ पहले बिल पार्लियामेंट में पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन कई बार क्या होता है, अब लोकसभा और राज्यसभा डेली सेशन में नहीं होती। कई बार बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है। उस इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट क्या बनाता है? लॉ बनाता है। जो ऑर्डिनेंस इशू करके प्रेसिडेंट ये कहना चाह रहा है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर कंफर्ट ऑन द प्रेसिडेंट टू फॉर्म्युलेट द ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 of the Constitution provide that the President shall have the power to legislate by the ordinance at any time when it is possible to have a parliamentary enactment on subject immediately। कोई भी emergency, कोई भी कानून लागू करना है तो प्रेसिडेंट किसके थ्रू लागू करता है? ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा क्या होती है? द काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स होते हैं। इसको नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसके अंदर 12 मेंबर होते हैं जिसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और दूसरा इसमें क्या होता है? 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसके? स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरी के। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं
The allocation of seat in the council state will be filled by the representative of the state and the union territory shall be in accordance with the provision of the in that we have contained in the fourth schedule of the constitution. जो सीट एलोकेट की जाती है वो फिल की जाती है, जो सीट होती है काउंसिल ऑफ स्टेट की वो जो भी स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके अकॉर्डिंगली फिल की जाती है. द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज. मतलब जो मेंबर होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज हो, जिसके पास एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है लॉ की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, सोशल वेलफेयर की फील्ड में, उसको क्या किया जाता है, चूज किया जाता है. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये सारे के सारे क्या है, राज्यसभा. तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 12, और कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 238. 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. और जो ये 238 होते हैं इनका लोकेशन, इनको सीट किस तरह से मिलती है, डिपेंड अपॉन द रिप्रेजेंटेटिव, जो इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है. अब आता है हमारे पास, अब आता है हमारे पास लोकसभा. लोकसभा लोकसभा इज कंपोज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो वोट के जरिए, इलेक्शन के थ्रू ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके, पीपल के, लोगों के. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस ऑफ इन्वेस्टिगेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552. लोकसभा के टोटल कितने, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 552, मैक्सिमम 552, which is made up by election of up to 530. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 530 मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर 530 मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेट को. 20 मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरी को. और जो 2 मेंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, जिनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. क्लियर है, समझ आ गई. तो ये आपको यहां तक याद करना है, जिसको नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. क्लियर. अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, there shall be a council of minister with the prime minister as the head to aid and advise the president. राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए, राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए काउंसिल मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होता है हेड के रूप में. Who shall in exercise of his function act in accordance with the such advice. The prime minister shall be appointed by the president. प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. And other ministers shall be appointed by president on the advice of prime minister. और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे. किसकी एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर and the council minister shall not exceed 50% of total number of member of House of Parliament. जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं 552 हैं, इससे 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए. हाउस ऑफ पीपल के जो मेंबर हैं उससे 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए. The minister shall continuation of office at a president pleasure of the president. मतलब जो ये मिनिस्टर्स होते हैं ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपना ऑफिस जब तक किसकी इच्छा हो, प्रेसिडेंट की इच्छा हो. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल. और जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाउस ऑफ पीपल के, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी। भाई जब एक काउंसिल मिनिस्टर को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो प्रधान राष्ट्रपति के सामने उसको क्या करनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। द सैलरी अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच हैज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंड एंड अल्टिंग पार्लियामेंट सो डिटरमाइंड शैल बी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो आपको ये याद करना है। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर। हर एक स्टेट का अपना क्या होगा? लेजिस्लेचर होगा। जिस जैसे इंडिया का संविधान होता है ऐसे ही हर एक स्टेट का क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है। उसमें क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं उसको। वी शैल बी कंसिस्ट विद गवर्नर। कौन कौन से स्टेट का अपना लेजिस्लेचर है? ये काट दो, ये वाला काट दो, ये पढ़ लो। आपसे अगर पूछे कोई, ओएमआर में आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से स्टेट का अपना लेजिस्लेचर है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इनका क्या है? अपना लेजिस्लेचर है। इनका क्या है? अपना लेजिस्लेचर है। क्लियर है? समझ आ गई? अब आता है आगे, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर, जिस तरह से एक इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, ऐसे ही एक पर्टिकुलर राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो उसके गवर्नर के हाथ में होती है। नॉर्मली देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, बट सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। एक पर्सन को दो से ज्यादा राज्य का भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। एक पर्सन को दो से ज्यादा राज्य का भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। गवर्नर ऑफ स्टेट को इलेक्ट नहीं किया जाता, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इसको अपॉइंट किया जाता है, इसको बोला जाता है, गवर्नर को बोला जाता है राज्यपाल। राज्यपाल। गवर्नर ऑफ स्टेट को इलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो होल्ड करेगा ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी जब चाहे उनकी इच्छा अनुसार वो उस स्टेट का क्या कर सकते हैं? गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट इज द गवर्नर जस्ट हैज द। भाई जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, एक यूनियन के प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है, सेम पावर एक गवर्नर के पास उस स्टेट से रिलेटेड भी होती है ना? क्लियर है? द गवर्नर पोसेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पावर हैज द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट दैट ही हैज नो डिप्लोमेट एंड मिलिट्री पावर। उनके पास कौन सी पावर नहीं है? गवर्नर के पास देखो कौन कौन सी पावर है। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कौन कौन सी? लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल पावर, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल पावर। और क्या होती है इसके पास? और होती है हमारी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बट उसके पास मिलिट्री की पावर नहीं होती। गवर्नर के पास मिलिट्री की पावर नहीं होती। क्लियर है? समझ आ गई? गवर्नर इज पावर टू मेक ऑर्डिनेंस इज गिवन इन द आर्टिकल 213। गवर्नर के पास भी
जो ऑर्डिनेंस बनाने की पावर होती है, सेम पावर जो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास भी वो पावर सेम टू सेम होती है। तो आप यहाँ तक करना, दैट्स इट, इसको काट दो। सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बता रखा है क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। हाई कोर्ट हमने पढ़ लिया था। सुबॉर्डिनेट कोर्ट हमने पढ़ लिया था। सुबॉर्डिनेट कोर्ट भी हमने पढ़ लिया था। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट भी हमने पढ़ लिया था। क्रिमिनल कोर्ट क्या होती है, सिविल कोर्ट क्या होती है, सिविल कोर्ट। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी with the number of additional district judge attached to the court below the court are court of judge। ये कहना चाह रहा है सिविल कोर्ट के अंदर क्या होगा, सिविल कोर्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रिसाइड किया जाएगा बाय दी देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको प्रिसाइड किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट जज with the number of additional district judge attached to the court। below the court are court of judge, इसमें ये होगी। क्रिमिनल कोर्ट होगी। क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, है ना। मैजिस्ट्रेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट, एक होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डू नॉट ट्राई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, देयर jurisdiction is confined to certain miscellaneous cases which are important for the public tranquility and like their proceeding do not end in the conviction or acquittal but in certain other types of restrictive order। In some state by local amendment executive magistrate have been vested with the power or trial the offense। यह होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डू नॉट ट्राई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या नहीं करता, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं सुनता। तो ये होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये आप काट दो, ये कुछ नहीं है, ये आप काट सकते हो, ये भी आप काट सकते हो, ये भी आप काट सकते हो, ये कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहां तक पढ़ लो, दैट्स एनफ। इसमें आप यहां तक पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, बाकी ये सब आप काट दो।